Hello and welcome guys and welcome to this session of the corporate financial reporting. अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हैं? सर लेकिन हमने तो डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस परचेज करी हैं आपसे, हमने तो CFR की क्लासेस नहीं परचेज करी आपसे। और सर हमें ऐसा लगा था कि ये डायरेक्ट टैक्स का सेशन है, हमने तो डायरेक्ट टैक्स पर सर ग्रुप 4 तो अभी हमें देना भी नहीं, ग्रुप 4 तो हम अगले अटेम्प्ट में दे रहे हैं, इस अटेम्प्ट में हम दे भी नहीं रहे ग्रुप 4। तो सर CFR कहाँ से? सर कुछ कंफ्यूजन हुआ है सर, हमें क्लासेस एक्सचेंज करनी है सर। सर ये हमारा CFR की क्लासेस नहीं है सर, हम CFR नहीं पढ़ रहे सर, हम तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, फाइनल का DT पढ़ रहे हैं। ग्रुप 3 में सर हमारा पेपर नंबर 16 है सर, CFR तो ग्रुप 4 में है सर। सर हम CFR नहीं पढ़ रहे, हम तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं सर। सर आप तो आप CFR कब से पढ़ाने लगे? क्या आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा दोगे क्या? कॉस्ट ऑडिट, BVM, SPM तो आप ग्रुप 4 का पढ़ाते हो, CFR भी पढ़ा दोगे क्या? आप क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ा दोगे? CFR भी पढ़ा दोगे क्या? अरे भाई टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो एक सेकंड में। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये डायरेक्ट टैक्स की ही क्लास है, बिल्कुल हम CM में फाइनल का डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ रहे हैं। बस आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इंड AS से, CFR से। इसलिए आज हम जो मेजर क्लास में पढ़ेंगे वो CFR पढ़ेंगे, और उसके बाद माइनर जब हम CFR पढ़ लेंगे तो हम माइनर सा एक उसका CFR का इंपैक्ट हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्स में लेके जाएंगे। तो इसलिए आज की मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, या मैं कहूंगा एटलीस्ट 50% ऑफ द क्लास इज डेडिकेटेड टू CFR। तो जी हां, CFR में जो कॉन्सेप्ट है OCI से रिलेटेड, इंड AS से रिलेटेड, आज हम इस वाली क्लास में उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्यों चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि सेम कंसेप्ट भाई हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन पे लगता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन को कंप्यूट करने के लिए इंड AS का क्या एडजस्टमेंट होगा, इंड AS में किस तरह से हम CFR के कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे, आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो भाई तुम चिंता मत करा करो, तुम बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हो, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। चिंता मत करो, कोई भी हम टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे, कोई भी हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे। मुझे पता है वो फिर हेरा फेरी का भाई वो एकदम से जो नोट नहीं होता, वॉइस नोट, गोलमाल है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वो तुम्हारे दिमाग में ना एकदम से घूमने लगा था जब मैंने बोला था वेलकम टू CFR। मुझे पता है, बिल्कुल पता है, मुझे तुम्हारे दिमाग का बिल्कुल पता है, लेकिन चिंता मत करो, ये CFR की क्लास नहीं है भाई, ये क्लास है डायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ CM में। तो एक बार आओ दोबारा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। Hello and welcome guys and welcome to this session of the direct taxation। और इस सेशन में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स मैट की अपनी पढ़ने वाले हैं। मैट कंप्यूट करते हुए जो एडजस्टमेंट्स इंड AS के रिलेटेड, कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स, क्योंकि देखो बुक प्रॉफिट से रिलेटेड है मैट। मैट में इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। मैट में जो हम प्रॉफिट्स उठाते हैं वो उठाते हैं बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट से मेरा मतलब है जो प्रॉफिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं हम उनको बेस लेते हैं टू कंप्यूट आवर मैट। और अब आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंड AS हम लोगों को नेचुरल सी बात है भाई, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे हमारे किसी जमाने में 1 से 32 तक, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब भाई गोइंग फॉरवर्ड स्क्रैप हो जाएंगे। वो गोइंग फॉरवर्ड बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सारी कंपनीज इंड AS में कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी कंपनीज इंड AS को क्यूमुलेटिवली अडॉप्ट कर लेंगी। इसलिए पुराने वाले AS हो जाएंगे टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय, और जो नए इंड AS हैं उनको हम सब कर लेंगे अडॉप्ट। तो इंड AS की भी कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़ी, क्योंकि अब तक तो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट्स ही पढ़ी थी। इंड AS की कुछ एडजस्टमेंट्स जो मैट में हमें दोबारा एडजस्ट करनी पड़ती हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं। सर ये इंड AS क्या होता है? भाई इंड AS का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कहां से डिराइव होते हैं? ये डिराइव होते हैं IFRS से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। ये IFRS क्या होते हैं? भाई IFRS होते हैं ऐसे रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स, ऐसे अकाउंटिंग के पद्धति, ऐसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, ऐसे अकाउंटिंग के मेजरमेंट के टेक्निक्स जो कि पूरा वर्ल्ड, देखो आइडिया क्या है? आइडिया ये पूरा वर्ल्ड सेम अकाउंटिंग के टेक्निक्स यूज करे, पूरा वर्ल्ड सेम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स यूज करे, पूरा वर्ल्ड सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करे। सर क्यों? सर क्यों? सर इंडिया में सब लोग सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। सर बहुत नहीं है। सर क्यों हम पूरे वर्ल्ड में सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं? भाई रीजन बड़ा सिंपल सा है, आजकल बिजनेसेस इंडिया की बाउंड्रीज को तोड़ के इंडिया से बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं। सिमिलरली बाहर के बिजनेसेस इंडिया की बाउंड्री को तोड़ के इंडिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इंडिया में बिजनेसेस कर रहे हैं। तो
बहुत सारा टू एंड फ्रो, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारा भाई ट्रांजैक्शन चल रही है विद इन कंट्रीज, विद इन टू कंट्रीज, बहुत सारा लेन देन हो रहा है ट्रांजैक्शंस का, बहुत सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रोजमर्रा में देख रहे हैं कि कंपनीज आपस में कर रही हैं। तो इस लेन देन की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की आवाजाही की वजह से जरूरत है भाई कंपेरेबिलिटी की। कंपेरेबिलिटी का मेरा क्या मतलब? कंपेरेबिलिटी का मतलब अगर मैं आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहता हूं यूएस की किसी कंपनी से, तो जब तक वो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे दोनों बेस्ड नहीं होंगे, मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूएस गैप के अकॉर्डिंग बने हैं उस यूएस की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं कहूंगा इसका सेल्स है 2 करोड़ रुपए, उसका सेल्स है 2.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए उसका सेल्स ज्यादा है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल यूज किया है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अगर वो लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह रेवेन्यू रिकॉग्निशन करें तो हो सकता है जो अभी 2.5 करोड़ लिखा है ना वो 4 करोड़ में तब्दील हो जाए, वो ज्यादा हो जाए। तो कंपेरेबल ही नहीं है दो चीजें आज के टाइम में। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड के अकाउंटिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पूरे वर्ल्ड के अकाउंटिंग को एक जैसा बनाने के लिए आईएफआरएस को अडॉप्ट करने की सलाह दी जा रही है भाई बाय द इंटरनेशनल बॉडीज, और बहुत सारी कंट्रीज इंड एएस को, आईएफआरएस को अडॉप्ट कर रही हैं। आईएफआरएस को वो कन्वर्ट कर देती हैं भाई अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, वो उसे कन्वर्ज कर देती हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, और उसके बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर रही हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रही हैं। तो एक संस्कृत में एक भाई वर्ड है जो हम लोग यूज करते थे, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी जो पूरी वसुधा है, वसुधा मीन्स अर्थ, जो पूरी वसुधा है वो पूरा एक फैमिली है, वो एक फैमिली की तरह काम कर रही है। तो अगर पूरी वर्ल्ड एक फैमिली की तरह काम कर रही है तो भाई वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे हमें अपने अकाउंटिंग भी एक फैमिली की तरह करनी चाहिए। मतलब सेम हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, प्यार बढ़ाना चाहिए। और सर ये प्रवचन प्लीज बंद कर दीजिए और मुद्दे पे आइए। ठीक है भाई, मुद्दे पे आता हूं। सो इंड एएस कि एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमारे मैट में तुम्हें इंड एएस समझना पड़ेगा कि इंड एएस आखिरकार है क्या। और इंड एएस को समझने के लिए आज के सेशन में मैं इस वाली साइड पे सिर्फ तुम्हें इंड एएस पढ़ाने वाला हूं। इंड एएस क्या होता है, उसमें क्या यूनिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या खास बात है इंड एएस की, और वो वाली खास बात कैसे हमारे टैक्स को इंपैक्ट करती है, कैसे हमारे मैट की कंप्यूटेशन को इंपैक्ट करती है। मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं कि मैट इज बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट इंड एएस के एडजस्टमेंट के बाद आता है। तो मैं तुम्हें इंड एएस की कुछ एडजस्टमेंट्स बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली जो इंड एएस की एडजस्टमेंट आज हम देखने जा रहे हैं, उस एडजस्टमेंट का नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OCI। तो सर ये OCI क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? तो एक बात तो तुम इसके वर्ड से पहचान गए होगे, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अदर इनकम। कोई इनकम जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती, ये वो इनकम है। और लिखा इनकम जरूर है बट यहां एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो कुछ ऐसी इनकम और एक्सपेंसेस जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे वो OCI में आएंगे। कुछ ऐसे प्रॉफिट और लॉसेस जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे वो OCI में आएंगे। ठीक है सर, तो बता दीजिए ऐसे कौन से प्रॉफिट्स, ऐसे कौन से इनकम्स, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते इंड एएस के अकॉर्डिंग और वो OCI की कैटेगरी में आते हैं। आओ एग्जांपल सुनते हैं। तो भाई हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल। मैंने आज से 10 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीदे थे अपनी कंपनी में, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे। जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, मेरी कंपनी के पास पैसा फालतू पड़ा था 10 साल पहले, वो भाई जो पैसा था मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। अब जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीदे उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की वैल्यू थी 560 रुपए पर शेयर, और आज की डेट में वो शेयर की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेट होके हो गई है 1260 रुपए पर शेयर। 10 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की वैल्यू 560 रुपए पर शेयर, और आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की वैल्यू 1260 रुपए पर शेयर।
जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई इतने सालों में। अब भाई अगर मैं एएस के अकॉर्डिंग बात करूं तो एएस कहते हैं भाई ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर जो आज से 10 साल पहले 560 रुपए के थे, आपने खरीदे भी 560 रुपए के थे। सपोज 100 शेयर खरीदे मैंने, ठीक है, 560 मल्टीप्लाई बाय 100, 56,000 रुपए के ये शेयर्स मेरे बुक्स में भाई आ गए थे। अकाउंटिंग एंट्री मैंने क्या पास करी होगी? इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर डेबिट टू बैंक 56,000 रुपए, 56,000 रुपए मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री पास करी होगी उस समय में जब ये शेयर्स खरीदे थे। तो भाई उस समय से लेकर आज तक ये हर साल ये वाले शेयर्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस रेट के नजर आ रहे हैं? इसी रेट के नजर आ रहे हैं सर, 56,000 रुपए के। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी, कोई भी इन्वेस्टमेंट करी किसी भी और जगह, तो उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, मतलब जिस पे आपने ये खरीदा था उस साल में, उस वैल्यू पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज करोगे। तो देखना, जिस साल में तुमने खरीदा था, ईयर 1 अगर मैं बात करूं एएस की, तो ईयर 1 में तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्री पास हुई थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 56,000 रुपए टू बैंक 56,000 रुपए, और तब से लेकर आज तक एसेट साइड पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई 56,000 रुपए। ये कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एट कॉस्ट डिस्क्लोज करना होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट हो जाता है तो उसे रिड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में कोई भी परमानेंट डिमिनिशन वैल्यू ऑफ एसेट आज तक नहीं हुआ। ठीक है सर, तो इन्वेस्टमेंट किस रेट पे नजर आ रही है? 56,000 रुपए पे। आज की डेट पे देखो, 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज हम खड़े हैं सपोज 31 मार्च 2022 में, तो 31 मार्च 2022 को जो मेरा अमाउंट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 56,000 रुपए। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना अमाउंट नजर आ रहा है? 56,000 रुपए। जबकि मेरा दिल है बहुत खुश, मेरा दिल है बड़ा सुकून भरा, मेरा दिल है बहुत ज्यादा अच्छा, मेरा दिल कह रहा है अरे वाह, नजर आ रहा है 56,000 रुपए, लेकिन इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो पक्का से मुझे पता है 1,26,000 रुपए। 1,260 रुपए का ये मेरा आज के डेट में शेयर की वैल्यू है। 1,260 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर मेरे पास हैं, 1,26,000 रुपए इस एसेट की ट्रू वैल्यू है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं भाई ये जो तुम खुश हो रहे हो ये नोशनल वैल्यू है। नोशनल वैल्यू मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तुम मनी मन खुश होते रहो, जिस दिन बेचोगे उस दिन पता लगेगा क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। आज नहीं हम पता लगा रहे भाई प्रॉफिट लॉस, आज की बात नहीं है। जिस दिन तुम बेचोगे ना उस साल मुझे बताना क्या प्रॉफिट लॉस है, उस दिन मैं खुश होऊंगा। मैं अब खुश नहीं होऊंगा। तो भाई अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? ईयर 10 में जब ये वाले शेयर्स बिकते हैं। ठीक है, ईयर 1 में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 56,000, बैंक 56,000, तो एसेट में 56,000 रुपए नजर आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर। कौन से ईयर से? ईयर 1 से लेकर ईयर 10 सारे के सारे ईयर्स में 56,000 रुपए मेरे एसेट्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में। जिस साल मैंने ये वाले एसेट्स बेचे उस साल भाई एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज ये बिके वही 1,260 के बिके, 1,26,000 रुपए के बिके। टू इन्वेस्टमेंट कितने की गई? 56,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट गई। और मैंने फिर यहां नोट किया टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो 1,26,000 रुपए माइनस 56,000 रुपए, 70,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉग्नाइज कर लिया। और भाई इस साल ऑनवर्ड्स मेरा जो एसेट मेरी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 0। ये अकाउंटिंग एंट्री पास हुई किस केस में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के केस में। तो अकाउंटिंग एंट्री एक बार फिर देख लेते हैं भाई। ईयर 1 में जब आपने एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 56,000 टू बैंक 56,000, एसेट नजर आया 56,000 का। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हर साल ये वाले एसेट की वैल्यू बढ़ती चली गई, हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट नजर आया 56,000 का ही नजर आया। इसमें हमारी बैलेंस शीट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारा फाइनली जब बिका जिस साल में ये वाला एसेट, उस साल में भाई हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया अपने पीएनएल अकाउंट में 70,000 रुपए का। तो हमने बेचा बैंक अकाउंट डेबिट 1,26,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 56,000 रुपए। मेरा इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट खड़ा था वो यहां से सेट ऑफ हो गया। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। मैंने अपने पीएनएल अकाउंट में 70,000 रुपए एनकैश करा लिए। जब रियलाइज हुआ तब एनकैश करा लिए। अब इसके विपरीत जो इंड एएस बोलता है, इंड एएस क्या बोलता है भाई इसके विपरीत? तो ये तो एएस ने बात बोली, ये बात बोली एएस ने। अब देखना इसके विपरीत इंड एएस क्या बोलेगा। इंड एएस बोलता है भाई ये गलत है,
ये गलत है। अगर आप अपनी बैलेंस शीट में अपने एसेट की सच्ची सच्ची वैल्यू नहीं दिखा रहे तो ये गलत है। माना आप कंजर्वेटिव हो, माना आप नोशनल प्रॉफिट को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, इस वजह से आपने 56,000 ही रखी है, जब बेचोगे तब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लोगे, माना बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमारे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको हमारे एसेट्स की ट्रू वैल्यू नजर आनी चाहिए, उनको हमारे एसेट्स की जो रियल कीमत है वो भी नजर आनी चाहिए। तो इंड एस ने बोला एवरी ईयर you should inflate the value of your assets to disclose that true value। तो मैं तुम्हें दे रहा हूं एग्जाम्पल देखना क्या, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, चलो 5 तक ही लेते हैं, 6, 7, 8 नहीं लेते, बहुत लंबा हो जाएगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। अब इसको भी ना ईयर 10 की बजाय ईयर 5 लेते हैं, छोटा रहेगा हमारा एग्जाम्पल भी छोटा रहेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के एंड में इस वाले शेयर की वैल्यू थी 560 रुपए, 100 शेयर्स हमारे पास थे। सेकेंड ईयर के एंड में ये इंक्रीज होके हो गई 760 रुपए। थर्ड ईयर के एंड में ये इंक्रीज होके हो गई 800 रुपए। फोर्थ ईयर के एंड में ये इंक्रीज होके हो गई 1000 रुपए। फिफ्थ ईयर के एंड में ये इंक्रीज होके हो गई 1260 रुपए। और फिफ्थ ईयर के एंड में हमने ये वाले एसेट को बेच दिया। फिफ्थ ईयर के एंड में हमने ये वाले एसेट को बेच दिया। अगर फिफ्थ ईयर के एंड में हमने ये वाले एसेट को बेच दिया तो नेचुरल सी बात है, ईयर फिफ्थ में तो इंड एस भी कह रहा है कि आप अपना बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की तरह रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन भाई इंड एस जो है वो कह रहा है आप ईयर ऑन ईयर जो भी इजाफा आ रहा है आपके एसेट की वैल्यू में उसको रिकॉग्नाइज करो ना भाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमारी दलील ये होती है, एएस की दलील ये होती है, एएस की दलील होती है भाई वो कैसे रिकॉग्नाइज करें, वो तो नोशनल है। इंड एस कहता है कोई बात नहीं, नोशनल है तो भी आपको रिकॉग्नाइज तो करनी चाहिए, क्योंकि रीजनेबली सर्टन है भाई इतना अमाउंट आपको मिल ही जाएगा, इतना अमाउंट तो आपको मिल ही जाएगा, अनलेस अनटिल कोई एडवर्स, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया जो बड़ा इम्प्रॉबेबल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गई, वो अपने आप को बेचने वाली है, अपने एसेट्स को बेचने वाली, जो रेयर पॉसिबिलिटी है, रेयर पॉसिबिलिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज सच अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी दैट इट कैन नॉट सो हैपन। सो इंड एस कहता है अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अरे सुनो तुम बहुत कंजर्वेटिव हो, जैसे हिंदुस्तानी होते हैं ना बड़े कंजर्वेटिव, इतना लंबा घूंघट करके हिंदुस्तान की लेडीज चलती हैं, तुम जो कंजर्वेटिज्म तुम अपने कल्चर में निभाते हो वही कंजर्वेटिज्म तुम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी निभाते हो। अरे कंजर्वेटिव्स छोड़ो, गर्ल्स शुड वेयर टॉप्स जीन्स, बॉयज शुड वेयर जीन्स, बॉयज वो बेल बॉटम के ट्राउजर्स और फुल स्लीव्स की शर्ट्स ये सब नहीं बॉयज पहनते, बॉयज वेयर सैंडोज, बॉयज वेयर जीन्स जहां पर ऐसे फटी हुई होती है जीन्स और घुटना बाहर दिख रहा होता है, एंड गर्ल्स वेयर टॉप, गर्ल्स वेयर जीन्स, गर्ल्स की जीन्स में भी जीन्स फटी हुई जहां से घुटना बाहर झांक रहा है, ऐसा कह रहा है अरे दया कर दो मेरे पे, मेरे को ढक दो, मुझे ठंड लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा थोड़ा सा दयनीय अवस्था होती है उस घुटने की। तो वी आर मॉडर्न पीपल, सुनो इंडियन, छोड़ो अपनी बैकवर्ड मेंटालिटी, तो आ जाओ जरा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एक्यूमुलेट हो जाओ और फेयर वैल्यू पे, कंजर्वेटिज्म छोड़ो, कंजर्वेटिव मत बनो, खुश हो इस बात पे कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस इंक्रीज्ड वैल्यू को दिखाओ, डेफिनेटली दिखाओ। तो भाई जैसे आजकल के माहौल में अगर आप अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के आगे या इवन पेरेंट्स के आगे वो फटी हुई जीन्स पहन के जाते हो तो आप उनके ना जैसे वो स्वॉलो कर रहे हैं आपको ऐसा दिखता है बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, वो ऊपर से कह रहे हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट वो एक्चुअली स्वॉलो कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही बात। तो ऐसे ही इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंड एस हैं उनको ये बात भाई स्वॉलो नहीं हो पाई आईएफआरएस की, तो उन्होंने एक बात कही, देखना बात क्या कही उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ठीक है, हम इस नोशनल प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, ओसीआई में। तो जितना भी नोशनल प्रॉफिट, जितना भी नोशनल एक्सपेंस तुम रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक अलग से पीएनएल अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें ये हमारे रिकॉर्ड के लिए पता रहे कि ये वो वाला पीएनएल अकाउंट है जहां पर हमारे सारे नोशनल प्रॉफिट और एक्सपेंसेस गए हुए हैं, हमें ये बात पता रहे। तो हम पक्का से रिकॉग्नाइज करेंगे तुम्हारे इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को, लेकिन वो पीएनएल अकाउंट में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, वो हम ओसीआई में रिकॉग्नाइज करेंगे। So OCI is a parallel P&L account which is drawn as per Ind AS, and that represents all the notional profits, all the notional losses which are not to be recognized in the P&L account. P&L account में जो नहीं recognize होगा वो हम OCI में डाल देते हैं।
तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बताना जरा इंड एस के अकॉर्डिंग ओसीआई में, यहां पर बताना हर ईयर के एंड में कितना कितना अमाउंट ओसीआई में जाएगा। तो देखना इंड एस के अकॉर्डिंग भी ईयर 1 की अगर बात करूं, ईयर 1 की, तो यही वाली अकाउंटिंग एंट्री होगी भाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 56,000 रुपए टू बैंक 56,000 रुपए, यही अकाउंटिंग एंट्री होगी ईयर 1 में। ठीक है, अब देखो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में अब एक एंट्री होगी जहां पर हम नोशनल प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम नहीं करते थे। तो अमाउंट बता दो पहले, तो अमाउंट, ठीक है, पहले साल का जो अमाउंट है जो ओसीआई में जाएगा ना, वो जाएगा 200 रुपए। तो ओसीआई का अमाउंट मैं देख रहा हूं भाई, ये दूसरे साल का जो होगा 200 रुपए। अच्छा, तीसरे साल का होगा वो होगा 40 रुपीज। ठीक है, ओसीआई में देखो 200 रुपए चला गया, पहले साल का 560 माइनस 760, 200 रुपए का इंक्रीज आया, तो 200 रुपए ओसीआई अकाउंट में हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री सुनना क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू ओसीआई, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू ओसीआई, ओसीआई में ये वाला अमाउंट जा रहा है। ठीक है, पीएनएल में नहीं लेके जा रहे क्योंकि थोड़ा सा कंजर्वेटिव है भाई, एकदम से पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट करना बस की नहीं है हमारे, एकदम से थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं। हम ओसीआई अकाउंट बना रहे हैं और हम 560 माइनस 760 200 रुपीज को लेके जा रहे हैं ओसीआई में, फिर लेके जा रहे हैं 40 रुपीज को, 760 और 800 में डिफरेंस, 40 रुपीज को लेके जा रहे हैं ओसीआई में, फिर 800 से हो गया 1000, अगेन चौथे ईयर के एंड में लेके जा रहे हैं 200 रुपए को ओसीआई के अंडर। ठीक है, एंट्री एंट्री एंट्री, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई 200 रुपए, तो जो 560 का था वो फिक्स एसेट्स कितना बन गया 200 की एंट्री करने के बाद 760। ठीक है, फिर हमने अगले साल एंट्री करी ओसीआई फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई 40 रुपए, अगेन फिक्स एसेट का अमाउंट कितना हो गया 800 रुपए। उससे अगले साल हमने एंट्री करी फिक्स एसेट्स, सॉरी फिक्स एसेट नहीं, गलत बोल रहा हूं भाई, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है भाई यहां पर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू ओसीआई 200 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने की नजर आ गई, 1000 रुपए की नजर आ गई। फिर लास्ट ईयर में क्या एंट्री पास करी, लास्ट ईयर में एंट्री पास करी भाई ओसीआई में गया अमाउंट 260 और इन्वेस्टमेंट्स हमारा कितना नजर आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारा नजर आ गया 1260 रुपए। तो भाई इस तरह से हमने देखो दोनों पर्पस सॉल्व कर लिए। दोनों पर्पस क्या सॉल्व कर लिए, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को भी अपने सामने रखा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को हमने दूर नहीं होने दिया। मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन को याद करो जो कहते थे मान मर्यादा प्रतिष्ठा, तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा को हमने धूमिल नहीं होने दिया, उसको हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ। हम पीएनएल अकाउंट में नोशनल प्रॉफिट को नहीं लेके गए, हमने एक अलग से अकाउंट बनाया। एक तीर से दो निशाने, दूसरा निशाना क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट पे नजर आएंगी वो फेयर वैल्यू पे नजर आएंगी। तो जो आईएफआरएस कर रहा था वो वाली बात भी पूरी हो गई कि मेरे बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट नजर आए वो भाई ट्रू वैल्यू पे नजर आए, या आईएफआरएस ने बात कही तो वो बात भी आईएफआरएस की भी बात रख ली हमने, और हमने अपने पर्पसेस के लिए अलग कर लिया अपने पीएनएल अकाउंट को, जहां पर हम नोशनल प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसके लिए अलग से अकाउंट हेड बना लिया जिसका हमने नाम दिया ओसीआई। एक तीर से दो निशाने। ओसीआई में हमने रिकॉग्नाइज किया 200, 440, 200 और इन्वेस्टमेंट में हमने रिकॉग्नाइज किया 760, 800, 1000, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती चली गई। अब आ गया भाई ईयर 5। ईयर 5 में हमने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो देखना इन्वेस्टमेंट को बेचने की क्या एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,26,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट 1,26,000 रुपए। अब देखो यहां पर ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने यहां पर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की ही वैल्यू 1260 आ रही थी नजर, हमारी इन्वेस्टमेंट की ही वैल्यू 1260 रुपए नजर आ रही थी। तो हमने यहां पर अपनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं रिकॉग्नाइज किया, हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, हमारा इन्वेस्टमेंट ही 1260 का नजर आ रहा था। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा था वो एग्जैक्ट हमारा अमाउंट बिक गया 1260, मतलब 1,26,000 रुपए का हमारा अमाउंट बिक गया, जो 1,26,000 रुपए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ रहे थे। सर चलो पहले तो हम कंजर्वेटिव रहे, ठीक है सर, पहले तो कंजर्वेटिव रहे इसलिए हम ओसीआई में डालते रहे अपना अमाउंट, ठीक है सर, तब तो समझ में आई बात सर, क्योंकि कंजर्वेटिव है ना, थोड़ा सा हमने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अपनाया। लेकिन सर अब जब हमारा पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइज हो गया है, हमने सेल कर दिया है, तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेते थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो सर अब तो कोई एंट्री पास कर दो जिससे कि हम ओसीआई, वो जो हम कह रहे हैं नकली प्रॉफिट नकली प्रॉफिट नकली प्रॉफिट, ओसीआई क्या है? नकली प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, नकली प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। वो जो सर हम कह रहे हैं कि ओसीआई इज अ नकली प्रॉफिट, ओसीआई इज अ नोशनल प्रॉफिट, सर कोई तो ऐसी एंट्री करो कि कोई तो ऐसी छड़ी घुमाओ जादू की जिससे नकली प्रॉफिट टर्न्स इनटू असली प्रॉफिट। असली प्रॉफिट इज पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है भाई, अकाउंटिंग एंट्री देखना ईयर फिफ्थ में भाई तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्री होगी OCI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। अब की बार तुम OCI अकाउंट से पैसा निकालोगे 70,000 रुपए और उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे एज प्रॉफिट 70,000 रुपए। खुश? हमने नकली प्रॉफिट वाले अकाउंट से पैसा निकाला और असली प्रॉफिट में डाल दिया। लेकिन डालेंगे कब? ये हर साल नहीं डालेंगे, हर साल नहीं डालेंगे क्योंकि नकली प्रॉफिट है। हम डालेंगे एक बार जिस साल में ये वाला एसेट बिका है। मेरा एसेट बिका है ईयर 5 में, हम 70,000 रुपए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो भाई कर वही रहे हैं, देखना कर वही रहे हैं जो यहां किया था। वही प्रॉफिट को 70,000 रुपए ईयर 5 में रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, वही प्रॉफिट को 70,000 रुपए ईयर 5 में रिकॉग्नाइज करा रहे हैं। बस इन द इंटरवीनिंग पीरियड एसेट की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है वो हमने भाई एक ऐसे हेड में डाल दिया जिसका नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब कहने का नकली प्रॉफिट। ये है नकली प्रॉफिट। नकली प्रॉफिट वाले अकाउंट में हमने टेम्परेली ये वाला प्रॉफिट डाल दिया है, पार्क करके रखा है। जब ये वाला प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, कैश में हमें ये प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, उस साल में भाई हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ OCI। अच्छा, अब एक और चीज सुनना। तो ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया जहां पर इंड एस परमिट करता है कि आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम आप अपने नोशनल प्रॉफिट्स को रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सोचना मैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज पीएनएल अकाउंट में आएगी वही मैट में टैक्सेबल होगी। ओसीआई पे तो हम मैट लगाते ही नहीं। ओसीआई पे क्या मैट लगाते? तुमने 115 जेबी जो तुमने पढ़ा है इससे पहले, क्या उसमें कहीं मैट लगाते थे? हम नहीं लगाते थे। हम कहां लगाते थे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे लगाते थे। तो सुनना जरा, जो इनकम हमें पता है आज नहीं आई, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 4 में नहीं आई हमारे पीएनएल अकाउंट में, तो मैट इस पे नहीं लगा। जो इनकम आज तो मेरे पीएनएल अकाउंट में नहीं आई लेकिन हमें 100% यकीन है ये इनकम कल को मेरे पीएनएल अकाउंट में पक्का आएगी, 110% आएगी, तो उस पे जो मैट है वो आज तो नहीं लग रहा, कल तो लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर एक और तरह की एडजस्टमेंट होती है ओसीआई से। कुछ ऐसी भी इनकम और एक्सपेंडिचर हम ओसीआई में रिकॉग्नाइज करते हैं जो कभी भी पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगी, ओसीआई में आके एक रफा दफा हो जाएगी। मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल। एक्चुरियल गेन या लॉस ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑन एम्प्लॉई बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक्चुरियल गेन या लॉस होता है भाई। वो एक्चुरियल गेन या लॉस जो एक्चुअली रिपोर्ट के हिसाब से बनाया जाता है, निकाला जाता है, इंड एस कहता है उसको कभी भी तुम असल एक्सपेंडिचर में, असल पीएनएल अकाउंट में नहीं लाओगे, क्योंकि वो जो एक्चुरियल गेन या लॉस होता है वो एक्चुरियल गेन या लॉस एक्चुअरी की एजम्पशन में चेंज की वजह से बनाया जाता है। तो इंड एस कहता है एक्चुरियल लॉस तुम हर साल रिकॉग्नाइज करोगे ओसीआई में, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, जैसे यहां तो एसेट है ना, वहां पर बनती है लायबिलिटी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की लायबिलिटी बनती है। AS 15 जो पुराना वाला हुआ करता था, इंड एस नया वाला, ठीक है, वहां बनेगी लायबिलिटी। अब वहां जो लायबिलिटी बनेगी ना हर साल, वो तो रिकॉग्नाइज हो रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ओसीआई में जो अमाउंट आया है वो अमाउंट चला जाए बुक प्रॉफिट में, वो अमाउंट चला जाए पीएनएल अकाउंट में। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा इंड एस कहता है। इस वाले अमाउंट को हम नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट करेंगे, आजीवन ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब हमारी आ गई यहां दिक्कत। जिन अमाउंट को, देखो भाई नोशनल है तो क्या हो गया, नोशनल जब हम टैक्स कर रहे हैं, जब हम मैट लगा रहे हैं पीएनएल अकाउंट पे और नोशनल पे टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर हमारा अगर लायबिलिटी में या कोई नोशनल ऐसा डिफरेंस आता है जो आप कह रहे हो रिक्लासिफाई नहीं होना चाहिए, हम तो उस पर टैक्स लेना चाहते हैं, हम तो मैट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लेना चाहते हैं। अगर आप बुक्स में ये वाला अमाउंट डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, मुझे उस पर मैट चाहिए ही चाहिए, मेरा बुक प्रॉफिट पे लगता है मैट, तो अगर आप बुक्स में हिट कर रहे हो इस वाले अमाउंट को, मुझे उस पर टैक्स चाहिए, तो भाई जो अमाउंट
OCI से निकल के यहां आ जाएगा, उसकी मुझे चिंता नहीं, उस पर तो मैट लग जाएगा। मुझे चिंता कौन से वाले अमाउंट की? मुझे चिंता उस वाले अमाउंट की जो OCI में साल दर साल क्रेडिट हुए जा रहा है, क्रेडिट हुए जा रहा है। मुझे पता है कभी भी ये अमाउंट P&L अकाउंट में नहीं आएगा। वहां पर मैं उस पर मैट कैसे लगाऊंगा, वहां पर मैट की कंप्यूटेशन कैसे होगी, मुझे हो रही है ये बहुत ज्यादा चिंता। तो इसलिए मैंने जब बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया 115 जेबी में, तो मैंने उसके अंदर एक और एडजस्टमेंट करी इंड AS से रिलेटेड। देखना एडजस्टमेंट नंबर 1, एड अमाउंट्स क्रेडिटेड टू OCI। OCI में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L अकाउंट। सबसे पहली मेरी जो चिंता है ना, क्योंकि तो जो रिक्लासिफाई हो जाएगा भाई, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई हो जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली P&L अकाउंट में आने है, मुझे चिंता नहीं। जिस साल में P&L अकाउंट में आ जाएगा उस साल में इस पे मैट ले लूंगा, चिंता ही नहीं, टेंशन ही नहीं, नो टेंशन एट ऑल। टेंशन कहां है मुझे? टेंशन कहां है? टेंशन मुझे यहां पर है कि भाई अगर कोई अमाउंट सर ऐसा छूट गया ना जो OCI में है, क्योंकि भाई मुझे OCI की चिंता है। P&L अकाउंट तो मैं सारा का सारा खींच रहा हूं अपने पास, P&L अकाउंट पूरा का पूरा मैं खींच चुका हूं, उस पर मैट मैं लगा चुका हूं, जो एडजस्टमेंट करनी थी कर चुका हूं। मुझे चिंता है OCI की। OCI इज नॉट गेटिंग टैक्स्ड अंडर मैट, so I will pick up all those amounts which are credited to OCI, जो OCI में क्रेडिट हो रहे हैं, जो इनकम OCI मतलब OCI P&L अकाउंट ही है भाई, P&L अकाउंट का छोटा भाई है, ऐसा समझ लेना। जो OCI में क्रेडिट हो रहे हैं which will not be reclassified to P&L अकाउंट, जो जिंदगी में कभी रिक्लासिफाई नहीं होंगे P&L अकाउंट में, मुझे है उन अकाउंट्स की चिंता। मैं उनको आज की डेट में ही टैक्स कर लूंगा। सो ये जो अमाउंट तुम्हें दिख रहे हैं ना 240, 200, 260, अगर ये एक्चुअरियल गेन होता और मुझे पता होता कि ये वाला अमाउंट एक्चुअरियल गेन कभी भी P&L अकाउंट में नहीं आएगा, तो भाई मैं इन्हीं सालों में ईयर 1, 2, 3 इन्हीं सालों में मैं इनको मैट के प्रोविजन के अंदर ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे पता है, सुनो, अगर मुझे पता है कि भाई आज नहीं तो कल ये P&L अकाउंट में आने ही आना है, चिंता फ्री, मैं उन्हें इस साल में टैक्स नहीं करूंगा, मैं इनको इस साल में टैक्स नहीं करूंगा। मैं जिस साल ये P&L अकाउंट में आ जाएंगे आराम से इंतजार करूंगा, उस साल में मैं इनको मैट प्रोविजन में ऐड करके टैक्स कर लूंगा। तो मेरी चिंता क्या, मेरी मैट कंप्यूटेशन करते हुए सबसे पहली चिंता क्या, वो वाले अमाउंट जो कभी भी OCI से P&L अकाउंट में नहीं आएंगे, उनको अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं OCI में तो मैं फटाफट उनको ऐड कर लूंगा ताकि उस पर मैट मैं इमीडिएटली रिकवर कर लूं। और अगर वो डेबिट हो रहे हैं OCI में, अगर वो खर्चे हैं और वो OCI में डेबिट हो रहे हैं, मैं उनको लेस कर लूंगा, विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिक्लासिफाई नहीं होंगे मैं यहां पर उनको ऐड कर लूंगा, ऐसे अमाउंट जो क्लासिफाई नहीं होंगे, और यहां पर मैं उनको इमीडिएटली लेस कर लूंगा अगर वो खर्चे हैं, क्योंकि OCI में डेबिट हो रहे हैं, OCI P&L अकाउंट अगर उसमें डेबिट हो रहे हैं मतलब खर्चे हैं, अगर OCI में क्रेडिट हो रहे हैं इसका मतलब इनकम है, ठीक है। अब इनकम मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि मैं जो बुक प्रॉफिट लेके चला हूं ना वो P&L अकाउंट का लेके चला हूं, OCI में मैंने झांका भी नहीं, OCI का मैंने झांका भी नहीं, मैंने तो P&L अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स थे वो कर लिए भाई 115 जेबी जो नॉर्मल प्रोविजंस वाले थे, OCI में मैंने झांका भी नहीं। अब झांकूंगा OCI में तो सबसे पहले वो वाले अमाउंट्स निकाल के लाऊंगा जो अमाउंट्स मुझे पता है फ्यूचर में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे, और उन पे सबसे पहले लगा दूंगा मैं मैट, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे, इनकम को कर देंगे ऐड, और उस पर अप्लाई कर देंगे मैट। सो द फर्स्ट टू एडजस्टमेंट्स विच आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द इंड AS आर अमाउंट्स क्रेडिटेड और डेबिटेड टू OCI विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन दोनों के साथ लगा हुआ है एक एस्ट्रिक्स, दोनों के साथ ही लगा हुआ है एक एस्ट्रिक्स। देखना एस्ट्रिक्स में क्या है। एस्ट्रिक्स कहता है एक्सेप्ट फॉर, अच्छा जी कुछ ऐसे अमाउंट हैं जो जिंदगी में कभी भी OCI में नहीं आए और P&L में नहीं आएंगे OCI से। कुछ ऐसे अमाउंट हैं जो जिंदगी में कभी भी OCI से P&L अकाउंट तक नहीं आएंगे, लेकिन आप उनको साल दर साल मैट की प्रोविजन में नहीं लेके जा सकते। आप उनको तभी मैट की प्रोविजन में लेके जा सकते हो जब एक्चुअली में टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो एसेट्स या लायबिलिटीज डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, आप तभी उनको P&L मैट की प्रोविजन में लेके जा सकते हो। सर खिचड़ी चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला, पानी सब चीजें मिल गई हैं, उबल गया है और दिमाग भी हमारा उबल रहा है, एकदम खिचड़ी बन गई खिचड़ी। चलो खिचड़ी मत बनाओ,
एकदम शांत रहो, एकदम बी काम एंड जस्ट लिसन टू मी, बी काम एंड लिसन टू मी। टेक अ डीप ब्रेथ, 3 डीप ब्रेथ लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात सुनना क्या है, मेरी बात यह है कि भाई कोई भी अमाउंट जो ओसीआई से पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, मुझे उसकी चिंता, मैं उसको इमीडिएटली जिस ईयर में वो ओसीआई में हिट किया उसी ईयर में मैं उसको अपने मैट कंप्यूटेशन में ले आऊंगा, उस वाले इनकम को मैं मैट कंप्यूटेशन में ले आऊंगा और उस इनकम पे मैं मैट रिकवर कर लूंगा। इसकी हैं 2 एक्सेप्शंस। 2 केसेस में 2 ऐसे एसेट्स हैं जिनके ईयर ऑन ईयर अगर वो ओसीआई का पीएनएल अकाउंट में नहीं भी जाते तो आप ईयर ऑन ईयर उसका मैट रिकवर नहीं करवा सकते। आप उसका मैट तब रिकवर करवाओगे उससे जिस साल में वो वाले एसेट्स डिस्पोज ऑफ होंगे, मतलब जिस साल में एक्चुअली वो बेचे जाएंगे। जो नेट ये वाली यहां वाली जो बात थी वही बात आ जाती है भाई कि अगर वो ओसीआई से इन्वेस्टमेंट में नहीं भी जा रहे, ओसीआई से पीएनएल अकाउंट में नहीं भी जा रहे तो भी कोई बात नहीं, जब डिस्पोज ऑफ होना तब उन बेचारों से मैट कलेक्ट करना। 2 एक्सेप्शन है इस वाली श्रेणी में। एक्सेप्शन देखना क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स। अगर एसेट्स में कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस आप एसेट्स में ऐड कर रहे हो, आपके फिक्स एसेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर द इंड एस टर्मिनोलॉजी। भाई आपके एसेट्स में कुछ रीवैल्यूएशन का सरप्लस पड़ा है जो ओसीआई में आप डेबिट कर रहे हो, साल दर साल आप रीवैल्यू करके अपने एसेट्स को ओसीआई में क्रेडिट कर रहे हो, ओसीआई का इनकम आप बढ़ा रहे हो। आपको पता है ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट होते हैं ये कभी भी पीएनएल अकाउंट में नहीं आते। आप अपना एएसबी याद कर लो भाई, एएसबी याद कर लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी रीवैल्यूएशन की जो एंट्री पड़ती थी वो पड़ती थी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन कभी भी पीएनएल अकाउंट में नहीं आता, ना एएस के अकॉर्डिंग ना इंड एस के अकॉर्डिंग। तो अब ये सेक्शन कह रहा है अगर आप कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में हिट कर रहे हो साल दर साल, तो वो जिस साल में हिट कर रहे हो उस साल उसका मैट नहीं रिकवर होगा, नहीं रियलाइज करा जाएगा, बल्कि जिस साल वो डिस्पोज ऑफ होगा उस साल उसका आप मैट में ऐड करना अमाउंट। अभी आप मैट में अमाउंट ऐड मत करो, मैट के कंप्यूटेशन में अभी आप उसको अमाउंट ऐड मत करो। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखना इन दोनों ही सिचुएशन में लिख लेना, ऑन डिस्पोजल। वैसे बहुत सारी कंडीशन होती हैं, डिस्पोजल, रिटायरमेंट या किसी भी तरह से आपने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओसीआई से जो क्रेडिट हो रहा है वो भाई एज इट इज मैट में ऐड नहीं होता, वो ऐड होता है ऑन डिस्पोजल। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उससे कोई गेन या लॉस हो रहा है तो भाई वो भी आप इमीडिएटली मैट के अंदर ऐड नहीं करोगे, वो तब आप ऐड करोगे जिस साल में ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बिका है। आपने जब बेची है इक्विटी उस साल में आप इस वाली इन्वेस्टमेंट को अपने अकाउंट में भाई ऐड करोगे उसको पे मैट रिकवर करने के लिए। तो बस 2 एक्सेप्शन। अदरवाइज जो जेनरिक रूल है, जेनरिक रूल क्या है मेरे साथ सुनना जरा, आंख बंद कर लेना, आंख बंद नहीं, चीटिंग नहीं, ऐसे मत करो, एक आंख खोल के जो तुम कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, दोनों आंख बंद करो और मेरे साथ जरा जनरल रूल समझो। जनरल रूल इज अमाउंट which is credited to OCI but which will never be transferred to profit and loss account should be added to book profit immediately except for 2 amounts. Amount number 1 revaluation surplus on fixed assets, amount number 2 gain on equity investment. ये दोनों अमाउंट बुक प्रॉफिट में तब आएंगे जब भाई ये एक्चुअली बिकेंगे, ये एक्चुअली डिस्पोज ऑफ होंगे, ये ईयर ऑन ईयर हमारे ओसीआई को हिट अगर कर भी रहे हैं तो भी भाई मैट की कंप्यूटेशन में ये दोनों नहीं आएंगे। सर ये आपने विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट की तो चिंता कर ली, ठीक है सर, ये तो आपने ऐड कर दिया। सर विच विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट की चिंता क्यों नहीं कर रहे? चिंता है ही नहीं, जिस साल में रिक्लासिफाई होगा ना उस साल यही आ जाएगा, यहीं ऊपर ही आ जाएगा, ऊपर, नीचे एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस साल में वो रिक्लासिफाई हो जाएगा ना पीएनएल अकाउंट में यहीं आ जाएगा, यहीं, मुझे नीचे एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंशन ही नहीं। तो मैं टेंशन नहीं ले रहा, जो रिक्लासिफाई हो जाएंगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैं उनकी टेंशन ही नहीं ले रहा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, अमाउंट क्रेडिटेड टू ओसीआई व्हिच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड और अमाउंट डेबिटेड टू ओसीआई व्हिच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट शुड बी एडेड और सबट्रैक्टेड एज द केस may be. There are 2 exceptions to it. Even if revaluation surplus on assets will not be classified to P&L ever, then also it will not come to MAT computation.
even if gain or loss from investment in equity, it will never be credited to P&L account. It will never come to MAT computation unless and until the investment is sold or the asset is sold. तो जिस साल सेल होगा उस साल ये दोनों अमाउंट हमारे मैट की कंप्यूटेशन में आ जाएंगे. जिस साल सेल नहीं हुआ उस साल भाई इसका कोई भी अमाउंट मैट की कंप्यूटेशन में नहीं आएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट एडजस्टमेंट टू मैट विच इज रिलेटेड टू इंड AS.